सो हेलो गाइस, हम बैक टू न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन वर्ल्ड। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 30। और गाइस, ये फाइनल चैप्टर होगा ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी का, क्योंकि भाई इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब बिना देरी किए अपने वीडियो पे आते हैं। सो जैसे कि गाइस, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा फाइनली एमरॉन को हरा देता है और वेजिटा कहता है कि एमरॉन, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने सडाला के लोगों के साथ और अकाबा के साथ क्या किया। जितना हो सके उतना ट्रेन करो और जब मर्जी तब आओ, तुम हर वक्त हारोगे मुझसे बस। और भाई एमरॉन को प्लेनेट छोड़ के जाने पे मजबूर होना पड़ा। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिश ने मदर ऑफ ऑल इंजर और यूनिवर्स जीरो को पूरी तरीके से फ्रीज करके रखा था, वो आखिरकार टूट जाता है और वो अनफ्रीज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिश की करियर अनाउंसमेंट के बाद करीब 1.5 साल बीत चुका होता है और एमरॉन की सडाला पे लड़ाई के बाद 1 साल। और भाई सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में जारी होते हैं और मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने से पहले हमारे हीरोज के पास अब बस 6 महीने ही रह गए हैं। और तभी हम ग्रैंड प्रिश को देखते हैं इनकी हालत भाई अभी भी बहुत खराब हो रही होती है। उस स्पेल को यूज किए इन्हें 1.5 साल हो चुका है, तभी भी इनकी हालत अभी तक सही नहीं हुई है। और भाई तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिश कुछ नोटिस करते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं। पर भाई अब जो होने वाला है उसके बारे में ग्रैंड प्रिश कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी हम 2 बच्चों को देखते हैं जो कि अपने खिलौने के साथ खेल रहे होते हैं। वो होते हैं ग्रैंड जेनोस। उनमें से एक जेनो कहता है कि क्या हम चलें, और दूसरा कहता है कि हाँ चलते हैं। भाई उसके अगले पल हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस के पैलेस के पास बहुत तेज हवा चलने लगती है। ये हवा इतनी तेज होती है कि दरवाजे भी ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। और भाई अगली पल हम यहाँ पे देखते हैं कि जेनो ग्रैंड प्रिंस के जस्ट सामने आ जाते हैं। और भाई ये देखकर ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, उनके नाक और मुंह से और तेजी से खून निकलने लगता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के दोनों जेनो ग्रैंड प्रिंस के सामने खड़े होते हैं और भाई उनके दोनों गार्ड्स भी उनके साथ होते हैं। तभी पहला ग्रैंड जेनो बोलता है कि हाय ग्रैंड प्रिंस, तुम कैसे हो। और दूसरे जेनो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सब सही होगा। यहाँ पे भाई दोनों के दोनों जेनो इतने ज़्यादा चाइल्डिश है कि उन्हें ग्रैंड प्रिंस की हालत भी नहीं दिख रही, या फिर भाई ये बस एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्हें ग्रैंड प्रिंस की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस इतनी ख़राब हालत के होने के बाद भी ग्रैंड जेनो से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों को हेलो, आप दोनों क्या खेलना चाहोगे। और तभी दोनों के दोनों जेनो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से खड़े हो जाओ और हम कुछ मज़ेदार करने के लिए ढूंढते हैं। भाई ग्रैंड प्रिंस ये रिक्वेस्ट सुनते ही चौंक जाते हैं, और क्योंकि भाई उनकी हालत खड़े होने की बिल्कुल नहीं है। और भाई तभी भी ग्रैंड प्रिंस कहता है कि ज़रूर। और तभी उनमें से एक जेनो कहता है कि मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। दूसरा जेनो कहता है कि अच्छा, तो वो क्या आइडिया है। फिर से पहला जेनो कहता है कि क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर रखें। और दूसरा जेनो कहता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। पहला जेनो ग्रैंड प्रिंस से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। दूसरा कहता है कि चलो जल्दी से शुरू करते हैं। ग्रैंड प्रिंस भाई इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कह पाते। और तभी पहला वाला जेनो कहता है कि रुको, गोकू कहाँ है। और दूसरा वाला कहता है कि हाँ, उसने वादा किया था कि वो हमसे मिलने आएगा। और तभी पहला जेनो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम उसे टूर्नामेंट पावर में तो देखेंगे ही। और दूसरा जेनो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। भाई यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस इनकी बातों से थोड़ा इरिटेट होने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या हमें उन्हें पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद में थोड़ा टाइम नहीं देना चाहिए। हम उन्हें अगर टाइम देंगे तो अगला टूर्नामेंट ऑफ पावर और भी ज़्यादा। और इसके बाद पहला जेनो कहता है कि तुम बहुत समय ले रहे हो। और दूसरा कहता है कि जल्दी बोलो, हमें बोर हो रहा है। यहाँ पे भाई ग्रैंड प्रिंस समझ जाता है कि अब इन जेनोस को गुस्सा आने लगा है। और तभी पहला जेनो कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें बोलना बंद कर देना चाहिए। और दूसरा कहता है कि चलो अब हमारे साथ आकर खेलो। इस बात पे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। और यहाँ पे दोनों जेनो हैरान हो जाते हैं। पहला जेनो समा कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं खेलना चाहते। दूसरा जेनो कहता है कि तुम काफ़ी बोरिंग हो। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ बिना उठे खेल सकता हूँ। और फिर उसके बाद पहला जेनो कहता है कि नहीं, हम लोग बैठे बैठे नहीं खेलना चाहते। दूसरा कहता है कि हम तुम्हें उठने में मदद कर सकते हैं। और भाई ये बात सुनते ही ग्रैंड प्रिंस एकदम से चौंक जाता है। यहाँ पे भाई ग्रैंड प्रिंस समझ जाता है कि वो उन्हें मदद नहीं, उनके धमकी दे रहे हैं। इसके बाद पहला जेनो कहता है कि हाँ, हम तुम्हें उठने में मदद कर सकते हैं। और दूसरा जेनो कहता है कि चीज़ें हमेशा आसान हो जाती है जब हम उठने में दूसरे की मदद करते हैं। फिर उसके बाद उनमें से एक रॉयल गार्ड कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा ग्रैंड प्रिंस कि मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि दोनों जेनो आने वाले हैं। और भाई इसके पहले कि वो गार्ड अपनी बातें पूरी कर पाता, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जेनो अपनी चुटकी बजाता है और वो गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और दूसरे गार्ड को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता, पर वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता।
यहाँ पे भाई ग्रैंड प्रिस्ट समझ जाते हैं कि ज़ेनो को गुस्सा आ चुका है और ये वही गुस्सा है जिससे सभी गॉड्स डरते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद पहला ज़ेनो कहता है कि मुझे कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा ज़ेनो कहता है कि नहीं, हमें समझाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो फैसला करना था तुम वो फैसला कर चुके हो, अब उसका रिजल्ट छीनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो अपनी चुटकी बजाने वाला होता है। और भाई ज़ेनो की चुटकी बजाते ही हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट का एक हाथ तबाह हो जाता है। भाई इनकी हालत पहले से बहुत ख़राब थी और अब उनका एक हाथ और गया। यहाँ पे भाई ग्रैंड प्रिस्ट अब कुछ नहीं कर सकते, दर्द के बावजूद भी ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से चुप होते हैं और वो बस झुक जाते हैं। यहाँ पे भाई फाइनली हमें पता चल गया है कि जेनोस कितने ज़्यादा क्रूअल हैं और उनकी इच्छा ना पूरी होने पर वो क्या कर सकते हैं, और सभी गॉड्स उनसे क्यों डरते हैं। यहाँ पे भाई ग्रैंड प्रिस्ट की नाक और मुंह से खून बह रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि दोनों जेनोस जाने लगते हैं। उनमें से पहला जेनो कहता है कि अपनी दिक्कत को ठीक करने के लिए गुड लक, और दूसरा जेनो कहता है कि हाँ, तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम देखते हैं कि जेनो के जाने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट बस वहाँ पे झुके हुए बैठे होते हैं। उसके बाद हम यूनिवर्स जीरो में आते हैं। भाई यहाँ पे जेनोस ने जो भी ग्रैंड प्रिंस के साथ किया उसकी वजह से उनके कंसंट्रेशन में दिक्कत आने लगती है। कंसंट्रेशन में दिक्कत आने की वजह से ग्रैंड प्रिंस का स्पेल एकदम से टूटने लग जाता है। तो भाई ये स्पेल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके बाद हम तुम तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रिंस के क्रिस्टल से सबसे पहले छूटे थे। सबसे पहले होता है यूनिवर्स 17 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूसोस, और उसके बाद होता है यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाल्कन, और यूनिवर्स 18 की एंजल ट्विस्ट। यानी कि भाई ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिजा की है एंजल। उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों बात कर रहे होते हैं। ट्विस्ट बोलती है उस बेवकूफ़ ग्रैंड प्रिस्ट ने हमें कैद कर दिया था, क्या तुम्हें पता भी है उस फालतू के अटैक की वजह से ऑलरेडी उन्हें कितना समय मिल चुका है। यूसोस बोलता है कि अब हमें और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाल्कन भी इस बात पे एग्री करता है, और भाई ये लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि दोनों के दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल तीनों के तीनों अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। उसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि एंजल वार्डोस एकदम से कलीफ्ला और केल के पास आती है। वार्डोस कहती है कि ये लड़ाई साइंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रही होगी, बट इतना तो पक्का है आगे जो लड़ाई आने वाली है उन बचे हुए साइंस का उसमें रोल बहुत ज़्यादा होगा। तभी कलीफ्ला कहती है कि अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि हम एंजल के साथ लड़े तो तुमने एमरॉन की लड़ाई में हमारे साथ क्यों नहीं दिया। और वार्डोस इसके रिप्लाई में कहती है कि आगे आने वाले लड़ाई में जो भी लोग अपना रोल प्ले करने वाले हैं, ये बात तो तय है कि ये सभी लड़ाई तुम्हारे अंदर से तुम्हारा बेस्ट निकालेंगी, यानी कि तुम लोगों में से जो भी लोग बचे हैं वो बेस्ट कहलाएंगे। केल कहती है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, सभी जिंदगियां मैटर्स करती है। वार्डोस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लड़ क्यों रही हो, क्या फर्क पड़ता है अगर वो लोग तुम लोगों को मारे या फिर तुम लोग उन लोगों को मारो। अगर सभी जिंदगियां मैटर करती है तो ऐसा भी है ना, तुम्हारे दुश्मनों की जिंदगी भी मैटर करती है। और भाई वार्डोस की ये बात सुनकर केल एकदम से सोचने लग जाती है। वार्डोस कहती है कि जो भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता वो इस वक्त तुम्हारा दोस्त बनने के लायक भी नहीं है, तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम खुद को शांति पहुंचाने के लिए उन्हें अपना दुश्मन बना सकते हो। वार्डोस कह रही है कि जो लोग भी मरे वो लोग बस तुम्हारे रास्ते में आते हैं। कलिफ्ला कहती है कि गॉड्स को संभालना एक बात है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग एंजल्स के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। वार्डोस कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मॉर्टल्स गॉड्स और एंजल्स के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वार्डोस कहती है कि जिस बात की मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है वो है डार्कन एंजल्स। केल कहती है कि डार्कन एंजल्स ये कौन है। वार्डोस कहती है कि अरे हाँ, तुमने तो अभी तक डार्क एंजल को कभी देखा ही नहीं है। उसके बाद वार्डोस बोलती है कि हर एंजल को हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ता है, भले ही वो लोग किसी चीज़ के बारे में पैशनेट क्यों ना हो, पर फिर भी वो साइड नहीं ले सकते। और अगर कोई भी एंजल इस रूल को तोड़ता है तो एक ब्लैक रंग का मार्क उनके बालों के जड़ों के बीच में से निकलता है, और ये डार्कनेस एक दिन एंजल को पूरी तरीके से निकल जाती है। केल बोलती है अच्छा, मैं समझ गई, क्योंकि वो लोग न्यूट्रल नहीं है इसलिए वो लोग और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वार्डोस कहती है कि बिल्कुल सही। कलिफ्ला कहती है कि मुझे सही तरीके से याद है तो तुमने और चांपा ने मुझे बताया था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने अपने हिसाब से डिसीजन लिए है जेनोसामा के खिलाफ जाके। कलिफ्ला कहती है कि तो ये डार्कनेस अभी तक ग्रैंड प्रिस्ट पे हावी क्यों नहीं हुई। वार्डोस कहती है कि ये डार्कनेस सिर्फ मेरे भाइयों और बहनों और मुझ पर लागू करती है, क्योंकि ये रूल ग्रैंड प्रिस्ट और ग्रैंड प्रिस्टेस ने बनाया था हमारे क्रिएशन के टाइम पर, और ग्रैंड प्रिस्ट और ग्रैंड प्रिस्टेस इस दुनिया में कैसे है ये बात मुझे भी नहीं पता। केल और कलिफ्ला इस बात को पूरी तरीके से समझ जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टफल्स की लेबोरेटरी को, जहाँ पे चिलाई का ऑपरेशन चल रहा होता है और ब्रॉली उसके बाजू में सोया हुआ होता है। और भाई यहाँ पे 1 साल बीतने के बाद भी चिलाई अभी तक ठीक नहीं हुई होती है। हम देखते हैं कि वेजिटा भी वहीं पे होता है और जो डॉक्टर चिलाई का इलाज कर रहे होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं। डॉक्टर कहता है कि 1 साल बाद टेस्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, एटलीस्ट अभी के लिए ये बात कही जा सकती है।
वेजिटा कहता है कि क्या अभी के लिए। डॉक्टर कहता है कि चिलाई के अंदर एक अजीब सा वायरस है जो कि एनर्जी को कंज्यूम करता है। बुरी बात यह है कि हमारे प्लेनेट के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस बीमारी का इलाज कर पाए। हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये वायरस डूला की तरह दिखता है, यानी कि जो भी अभी तक हो रहा है चिलाई के साथ वो डूला की वजह से हो रहा है। वेजिटा यहाँ पे चिल्लाता है कि क्या उस डीमन ने चिलाई को इन्फेक्ट कर दिया, वो भी एक वायरस से, वो भी एक की वायरस से। ये क्या मजाक है। डॉक्टर कहता है कि चुप रहो, पेशेंट को आराम की जरूरत है। वेजिटा कहता है कि अगर ये मर गई तो ब्रॉली को कोई भी शांत नहीं कर पाएगा। अगर वो दिन कभी आता है तो इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए आराम करेंगे, तो इसका इलाज करो और इसे बचाओ। डॉक्टर समझ जाता है कि वेजिटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है और ये बात सभी की भलाई के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाए ब्रॉली के पास से जाने लगता है। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि काबा, रूबा, लिरिक और चिल्लाए और आखिर और कितनी जाने बाकी है। इस फालतू की लड़ाई में आखिर और कितने लोगों को मरना होगा इससे पहले कि हम लोग असली खतरे तक पहुंच पाए। 1 साल पहले एमरॉन के खिलाफ लड़ाई में प्लेनेट की 87% पॉपुलेशन मारी जा चुकी है। सिर्फ कुछ ही लोग रह गए हैं जो कि लड़ने लायक है। बाकी जो लोग बचे थे वो लोग प्लेनेट छोड़ के कब का भाग चुके हैं या फिर वो लोग कहीं पर छुपे हुए हैं। वेजिटा के पास चिंता करने का पूरा कारण है। इस लड़ाई में जितने भी लोग मारे गए हैं और जितने भी लोग मारे जाने वाले हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है आगे आने वाली लड़ाई की तबाही को लेकर, और असली लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाल्कन एक सुपर ड्रैगन बॉल के सामने खड़ा होता है। देखते हैं कि ट्विश डीमन रेल में पहुंच जाती है और यूसॉस यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सडाला के बाहर खड़ा होता है। और भाई असली लड़ाई बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये चैप्टर तुम लोगों को कैसा लगा, और अब नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तो इतने ही चैप्टर अभी तक काकुमे में आए हैं। सो गाइस, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।